इंद्रजीत और सोफिया की गाड़ी जंगल में तेजी से बढ़ती जा रही थी। गाड़ी सोफिया ही ड्राइव कर रही थी। सोफिया इंद्रजीत को आर्च बिशप से मिलाने ले जा रही थी। तुम लोगों ने अपना चर्च जंगल में इतने अंदर क्यों बना रखा है? इंद्रजीत ने सोफिया से सवाल किया। हम लोग पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से ऑपरेट करते हैं। हमारा कैथीड्रल कई तरह की पॉसिबिलिटीज को देखकर बनाया जाता है, जैसे कि जियोग्राफिकल, एस्ट्रोनॉमिकल वगैरह वगैरह। अपनी निगाहों को जंगल के रास्ते से हटाए बिना सोफिया ने कहा। इंद्रजीत ने समझने के भाव से सिर हिलाया और बाहर की ओर देखने लगा। करीब आधे पौने घंटे की ड्राइव के बाद उनकी गाड़ी न्यूलाइट के कैथीड्रल पहुंच चुकी थी। सोफिया इंद्रजीत को लेकर कैथीड्रल के अंदर पहुंची। ये एक शीशे की पारदर्शी गुंबद वाला भव्य हॉल था, जिससे अगल बगल छोटे छोटे कमरे से बने हुए थे। हॉल में लाइन से बेंच रखी हुई थी और एक एंड पर डाइस बना हुआ था, जिसके ऊपर आर्च बिशप के लिए एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ था। इससे बैठकर शायद आर्च बिशप अपने अनुयायियों को उपदेश देते थे। पीछे की तरफ एक छोटे गलियारे से गुजरकर वो दोनों एक बड़े से ऑफिस नुमा कमरे में आए, जहां एक विशाल मेज के पीछे बैठे आर्च बिशप आजालोम अनाइल कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे थे। सोफिया के साथ इंद्रजीत को देखकर वो खड़े हो गए और बोले, वेलकम वेलकम आखिर तक कबीले के प्रिंस इंद्रजीत। हमारी संस्था में तुम्हारा स्वागत है। हमें तुम्हारे बारे में सोफिया ने बता दिया था। इस सम्मान के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं कहीं का भी प्रिंस नहीं हूँ। छोटे से कबीले के सरदार का बेटा हूँ बस। इंद्रजीत ने विनम्रता दिखाते हुए कहा, हर आदमी जन्म से राजा नहीं बन सकता डियर इंद्रजीत। उसके सपने और उनको पूरा करने की उसके अंदर की महत्वाकांक्षा की आग ही उसे असली राजा बनाते हैं। इंद्रजीत की तरफ बढ़ते हुए और सोफिया को जाने का इशारा करते हुए आजालोम ने कहा, और तुम में वो महत्वाकांक्षी आग है। इंद्रजीत के पास पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आजालोम ने आगे कहा, माया ने मुझसे कहा था कि आपकी संस्था मुझे हर वो लग्जरी दे सकती है जो एक राजा को एक अरबपति को मिलती है। बेशक हमारी संस्था अपने अनुयायियों की हर इच्छा पूरी करती है, फिर वो चाहे कितनी भी वाइल्ड हो। इंद्रजीत को साथ लिए अपने ऑफिस से लगे बगीचे की ओर बढ़ते हुए आर्च बिशप ने कहा, और इसके लिए मुझे अपने जैसे और कितने सदस्यों को मेंबर बनाना होगा, जो फिर आगे मेंबर बनाएंगे और वो फिर आगे बनाएंगे। इंद्रजीत ने कटाक्ष किया। यू हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाले नहीं हैं। तुम्हें हमारी संस्था ज्वाइन करनी है मतलब हम पे विश्वास करना है, हमारी संस्था के हित में काम करना है बस। इससे ज्यादा इस सम्मान के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं कहीं का भी प्रिंस नहीं हूँ। छोटे से कबीले के सरदार का बेटा हूँ बस। इंद्रजीत ने विनम्रता दिखाते हुए कहा, हर आदमी जन्म से राजा नहीं बन सकता डियर इंद्रजीत। उसके सपने और उनको पूरा करने की उसके अंदर की महत्वाकांक्षा की आग ही उसे असली राजा बनाते हैं। इंद्रजीत की तरफ बढ़ते हुए और सोफिया को जाने का इशारा करते हुए आजालोम ने कहा, और तुम में वो महत्वाकांक्षी आग है। इंद्रजीत के पास पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आजालोम ने आगे कहा, माया ने मुझसे कहा था कि आपकी संस्था मुझे हर वो लग्जरी दे सकती है जो एक राजा को एक अरबपति को मिलती है। बेशक हमारी संस्था अपने अनुयायियों की हर इच्छा पूरी करती है, फिर वो चाहे कितनी भी वाइल्ड हो। इंद्रजीत को साथ लिए अपने ऑफिस से लगे बगीचे की ओर बढ़ते हुए आर्च बिशप ने कहा, और इसके लिए मुझे अपने जैसे और कितने सदस्यों को मेंबर बनाना होगा, जो फिर आगे मेंबर बनाएंगे और वो फिर आगे बनाएंगे। इंद्रजीत ने कटाक्ष किया। यू हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाले नहीं हैं। तुम्हें हमारी संस्था ज्वाइन करनी है मतलब हम पे विश्वास करना है, हमारी संस्था के हित में काम करना है बस। इससे ज्यादा हम तुमसे कुछ नहीं मांगते हैं। और अभी के लिए मुझे क्या करना होगा? इंद्रजीत ने सवाल किया। कुछ खास नहीं, बस तुम्हें अपने कबीले वालों को भी सभ्यता की ओर लाना होगा,
वो ये सब जो टोना टोटका करते रहते हैं, पेड़ों को गार्जियन बना रहे हैं, इससे हमारी संस्था को थोड़ी दिक्कत है। तुम लोगों को इन निर्जन पहाड़ों पर मिलने वाले खनिज संपदा, जेम्स वगैरह की जानकारी है, लेकिन तुम उनका इस्तेमाल नहीं करते हो। तुम्हें बस हमारी संस्था की तरफ से अपने कबीले को कंट्रोल करना है, बस। इंद्रजीत के चेहरे पर थोड़ा डाउट देखकर अज़ालोम ने आगे कहा, हमें वो नेचुरल रिजॉर्ट और रिचेस अपने लिए नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम्हारे कबीले वाले उन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें। हमारी संस्था में विश्वास करते हुए अपने लिविंग स्टैंडर्ड को उठाएं। थोड़ा रुकते हुए अज़ालोम ने आगे कहा, और जहां तक तुम्हारी बात है, अभी के लिए हम इतना चाहते हैं कि कैथीड्रल के आसपास, वो दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ियों के पास जो पेड़ों को तुम लोगों ने एन्चांट कर रखा है, उन्हें तुम हटा दो। ये काम कर पाना मेरे बस में नहीं है। मैं इन सब में नहीं हूं। ये काम तो मेरे पिताजी ही कर सकते हैं, और वो करेंगे नहीं। इंद्रजीत ने सिर को ना में हिलाते हुए कहा, दिक्कत तो है। तो क्या तुम एक काम कर सकते हो? अपने फादर को यहाँ ला सकते हो? शायद मैं उन्हें कन्विंस कर सकूं। ये काम किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। इंद्रजीत ने कहा, तो फिर ठीक है। अगले हफ्ते लगने वाले चंद्र ग्रहण को तुम अपने फादर को यहाँ लेकर आना। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने कबीले के इंटरेस्ट को समझेंगे। इंद्रजीत ने हामी में सिर हिलाया और फिर उसने आर्च बिशप से जाने की अनुमति मांगी। बाहर सोफिया उसका गाड़ी के पास इंतजार कर रही थी। उसने गाड़ी की चाबी इंद्रजीत को देते हुए कहा कि उसे यहाँ थोड़ा काम है, वो बाद में उससे मिलेगी। इंद्रजीत गाड़ी लेकर वापस हो लिया। आशीष लैपटॉप पर अपने डेटाबेस में ट्रोल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहा था। उसके सामने मेज पर कॉफी और ब्रेकफास्ट रखा हुआ था जो ठंडा हो रहा था। तभी कमरे में सोफिया ने एंट्री की। उसके एक हाथ में कॉफी का मग और दूसरे में रोल था, जिसे वो खा रही थी। अरे यार, सुबह से इसमें लगे हो, कम से कम ब्रेकफास्ट तो कर लो। रोल का एक बड़ा बाइट लेते हुए सौम्या ने कहा। आशीष ने एक पल के लिए सौम्या को देखा और फिर वापस अपने काम में मशगूल हो गया। अनबिलीवेबल। अपने सिर को हिलाते हुए सौम्या उसके सामने चेयर पर बैठ गई। थोड़ी देर में आशीष ने लैपटॉप को बंद किया और सामने पड़े कॉफी के मग को उठा लिया। चलो, तुम्हें होश तो आया। वैसे इतनी देर से लैपटॉप में क्या सिर पटक रहे थे? कॉफी का एक बड़ा सिप लेते हुए सौम्या ने कहा। उन्हीं ट्रोल्स के बारे में पढ़ रहा था, और तुम्हें बता दूं, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारा जिनसे सामना हुआ था वो ट्रोल हैं। अपने यूरोपियन भाई बंधुओं से बहुत अलग हैं। लगभग ठंडी हो चुकी कॉफी को एक झटके में खत्म करते हुए आशीष ने कहा। फिर उसने एक सैंडविच को उठाया और खड़े होते हुए सौम्या से कहा, चलो। कहाँ? सौम्या ने हैरत से पूछा। मैंने कुछ पुराने केस हिस्ट्री चेक की है। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर घने जंगलों में वेस्टर्न पहाड़ियों पे छोटी बड़ी गुफाएं हैं। ट्रोल्स ज्यादातर ऐसी ही जगहों पर रहते हैं। उन्हें इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ। वैसे भी उन्हें लोकल भूतिया मानते हैं। तुम्हें पता ही है कि ऐसी जगहें इन सब पैरानॉर्मल के लिए स्वर्ग होती हैं। सौम्या को ब्रीफिंग सी देते हुए आशीष ने कहा, मतलब हम दोनों, सिर्फ हम दोनों इस इलाके की सबसे भूतिया जगह इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं? वाह, क्या प्लान है। मतलब मरवाने का पूरा फुल एंड फाइनल प्लान बनाया है। व्यंग्यात्मक रूप से ताली बजाते हुए डॉक्टर सौम्या ने कहा, तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। वैसे भी हमारे समझदार विभाग ने इस पूरे मिशन को हम दोनों के जिम्मे ही छोड़ रखा है। तो अगर मैं पापा से बोलकर साधारण पुलिस फोर्स को ले भी आऊं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो एकदम से सीरियस हो जाते हो। चलो चलते हैं मरने। सैंडविच के एक टुकड़े को मुंह में ठूसते हुए सौम्या ने कहा, और फिर वो दोनों अपनी स्पेशल एसयूवी में बैठकर उन पहाड़ियों की तरफ चल दिए। उन गुफाओं के पास जाकर आशीष ने एसयूवी रोक दी। आगे 4 व्हीलर ले जाने का रास्ता नहीं था। उन दोनों ने अपने आप को हथियारों, गैजेट्स आदि से हेविली इक्विप्ड किया और उन गुफाओं की तरफ बढ़ने लगे। सौम्या के हाथ में एक डिटेक्टर जैसा था जिसकी स्क्रीन पर रडार वेव पल्स कर रही थी। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अचानक सौम्या के डिटेक्टर की स्क्रीन पर सिग्नल दिखाई दिया। उसने आशीष को उसके बारे में बताया और फिर वो दोनों बड़ी सावधानी से सिग्नल की डायरेक्शन में ही बढ़ने लगे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर
पेड़ों के झुरमुट में एक खाली स्थान था। वहां पर एक लंबे काले बालों वाली महिला बैठी लकड़ बग्घों की तरह आवाज निकालते हुए कुछ खाने में लीन थी। डिटेक्टर उसी की ओर इशारा कर रहा था। सौम्या ने आशीष को इशारा किया तो आशीष ने उसे होंठ पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत दिया। वो धीरे धीरे उस महिला की ओर बढ़ने लगा। आशीष के हाथों में अब उसकी शॉटगन नजर आ रही थी। सौम्या भी धीरे से आगे बढ़ रही थी कि उसके कदम सूखे पत्तों पर पड़े और उनकी आवाज से वो महिला चौंक गई। उसने तेजी से मुड़कर उनकी तरफ देखा और उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। उसका पेट से लेकर गले तक चीरा हुआ था और उसमें शार्क की तरह तेज दांत लगे हुए थे। यही उसका मुंह था जिसमें मांस के टुकड़े फंसे हुए थे। उसके हाथ में इंसानी हाथ था और सामने किसी इंसान के जिस्म के चीथड़े से पड़े हुए थे। उसके माथे पर सिर्फ एक ही बड़ी सी पीली आंख थी। उसकी उंगलियां नहीं थी, बल्कि उनकी जगह पर पैने चाकू जैसे नाखून थे। उन दोनों को देखकर वो तेजी से चिल्लाई और उनकी तरफ स्प्रिंग की तरह उछली। आशीष ने तेजी से धक्का देकर सौम्या को एक तरफ किया और उस चुड़ैल के पंजे पेड़ से टकराए, जिससे वहां गहरे निशान बन गए। आशीष ने फुर्ती दिखाते हुए उस पर तेजी से अपने 3 राउंड फायर किए, लेकिन वो स्प्रिंग की तरह कूदती हुई उसके सभी हमलों से बच गई। उसका ध्यान अब आशीष की तरफ गया और वो तेजी से उसकी ओर दौड़ते हुए बढ़ने लगी। उसने अपने पंजों से तेजी से हमला किया और आशीष बचते बचते भी पीछे की तरफ जा गिरा। वो इससे पहले आशीष पर फिर हमला करती। उसके ऊपर एक जलता हुआ गोला गिरा और वो आग की लपटों में घिर गई। ये सौम्या थी जो अब तक संभल चुकी थी। उसके हाथों में गेंद जैसे छोटे ग्रेनेड थे। सौम्या धीरे धीरे एक बड़े पेड़ के सामने खड़ी हो गई और इशारों से उस चुड़ैल को हमला करने के लिए उकसाने लगी। आग की लपटों से घिरी उस चुड़ैल ने एक भयानक चिंगाड़ लगाई और पूरे गुस्से में उसकी तरफ दौड़ते हुए अपने दोनों पंचों को उसके शरीर में घोंपने के लिए उछली। लेकिन सौम्या तेजी से एक ओर हो गई और उस चुड़ैल के पंजे विशाल पेड़ के तने में गहरे घुसते चले गए और वो एक पल के लिए उसमें फंस गई। सही मौका देखकर आशीष ने अपनी शॉटगन की बाकी गोलियां भी उस चुड़ैल पर दाग दी, लेकिन उस चुड़ैल पर कोई घातक असर होता हुआ नहीं दिखा। इस हमले ने चुड़ैल के गुस्से की आग में घी का काम किया और वो तेजी से छटपटाते हुए पेड़ से अपने पंजे को निकालने लग गई। आशीष को समझते देर नहीं लगी कि इस बार उनका सामना किसी अति भयानक शैतानी शक्ति से है। उसने तेजी से अपने ऊपरी कपड़े निकाले और उस चुड़ैल को पीछे से जाकर अपनी मजबूत बाहों में पकड़ लिया। आशीष ने गले के पीछे ले जाकर अपनी हथेलियों को उसके सिर पर लॉक कर दिया। उसकी हथेलियों पर बने यांत्रिक टैटू के निशान अंगारे की तरह दहकने लगे और वो चुड़ैल तड़प उठी। अब तक उस चुड़ैल ने अपने पंजे को पेड़ से आजाद कर लिया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आशीष की हथेलियों से होते हुए टैटू के निशान पूरे शरीर पर फैलने लगे और उनसे जैसे आग निकल रही हो। उस चुड़ैल का शरीर ऐसे थरथराने लगा जैसे वो रेत का बना हो। उसके शरीर से तेज धुआं निकलने लगा और जलते मांस जैसी बदबू आने लगी। आशीष ने चिल्लाते हुए उसके शरीर को ऊंचा उठा लिया और उस चुड़ैल का शरीर राख में बदलने लगा। अपना अंत नजदीक जान चुड़ैल ने सौम्या की तरफ देखा। एक तेज चित्कार के साथ उसकी इकलौती आंख से अदृश्य साया सा निकलकर सौम्या के शरीर से टकराया और उसी के साथ उसका शरीर भी राख के ढेर में बदलकर जमीन पर बैठ गया। इधर सौम्या भी तेज आवाज में चिल्लाते हुए जमीन पर जा गिरी। आशीष तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसकी सांसों को चेक किया। उसकी सांसें उखड़ रही थी। फिर धीरे धीरे उसका शरीर शांत पड़ने लगा। बदहवास से आशीष ने सौम्या को अपने दोनों हाथों से उठाया और अपनी एसयूवी की तरफ दौड़ पड़ा। सौम्या के दिल की धड़कन धीमी पड़ रही थी।